एक चीज को आपने समझना है, हम क्या देख रहे हैं। हम व्यक्ति की जन्म पत्री देख रहे हैं। ये जन्म पत्री कब की है? जब वो इस संसार में आया था। उस समय जो ग्रहों की सिचुएशन है उसे हमने माना ये उस व्यक्ति की मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति जो बनती है वो इंसान की 2-3 वजहों से बनती है। क्या बनती है? नंबर एक, सबसे जो बड़ी चीज होती है वो इंसान का डीएनए होता है, जो कि हमेशा माता पिता के द्वारा प्राप्त है। हम सभी विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, हम सभी जानते हैं डीएनए एक ऐसी चीज है जो हमारा कोड है। किस चीज का कोड है? उसमें हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है, हमारे माता पिता के गुण स्वभाव संस्कार बीमारियां तथा माता पिता के अलावा ऊपर से पूर्वजों से आने वाली जो लीनियज के अंदर गुण स्वभाव प्रकृति है वो सब वो उसमें एज ए कोड बंद है। और वो ही बहुत सारी चीजों को खोलता है। अगर हमारे माता पिता दोनों गुस्सेल हैं, समझना चाहिए, आप कुंडली देखो या ना देखो, बच्चे में भी उसका प्रभाव आ जाए, इतना हम सभी मानते हैं। चलो ये तो छोटी बात है, हम कहते बच्चे होते ही जिद्दी हैं, मान लिया बात की बच्चे जिद्दी होते हैं। हम दूसरी घटना लेते हैं। आप 20 वो केसेस उठा करके देखिए, 20 जिनके माता पिता सेपरेशन हो गया था, मतलब सेपरेटेड थे बाय द डिवोर्स। जिनके माता पिता का डिवोर्स हुआ था, उन 20 उनके बच्चे जिनका डिवोर्स हो गया, उनके बच्चों की जो शादियां हुई, 20 ऐसे लोगों को आप छाट लीजिए और आप 20 में से 20 लोगों की कुंडलियां देखिए। अब कुंडली देखने से तो बात नहीं बनेगी ना, जब तक कि सामने वाला आपको नहीं बताएगा व्हाट इज द रियलिटी, कि मेरे साथ क्या घटना घटी मेरी मैरिज लाइफ में। क्या कारण है कि सप्तम भाव पर ऐसे बच्चों की, ऐसे माता पिता के द्वारा जो पैदा हुए बच्चे हैं, क्या कारण है कि उनकी खुद की जन्म पत्रियों में, यानी कि बच्चों की बात कर रहा हूं, सप्तम भाव पर, सप्तम भाव होता है विवाह भाव, पाप ग्रहों का असर होता है। पाप ग्रह सो सिंपल, रट्टा मार लो, 4 ग्रह हैं, मंगल शनि राहु केतु, बाकी भूल जाओ। पाप ग्रह का असर, अब सप्तम भाव पे पाप ग्रह का असर कैसे, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद से आउट ऑफ साइड में जा रहा हूं पर आपको समझाने के लिए कि आयुर्वेद का मामला क्या है, ताकि आप जो है बिल्कुल भी अनबैलेंस ना हो। तो क्या होगा कि सप्तम भाव पर अगर पाप ग्रहों का असर होगा तो उनकी मैरिज में प्रॉब्लम आएगी। 2 चीजें बताई है मैंने, उनके माँ बाप सेपरेटेड हो चुके हों, और जो सेपरेटेड माँ बाप हैं उनके बच्चों में गलती से भी, वैसे तो 90% से ज्यादा चांस है कि उनके बच्चों की कुंडली में पाप ग्रह का असर सप्तम भाव पे होगा। अगर कोई गलती से बच भी जाता है, 8 से 10% बच जाते हैं मान लो बच्चे, किसी भी कारण से पाप ग्रह का असर नहीं आया, तो भी पति पत्नी में झगड़े होंगे, पति पत्नी में तनाव होगा, पति पत्नी में रॉयल्टी होंगी, पति पत्नी एक दूसरे को शत्रु की तरह बिहेव करेंगे। आप कहेंगे ये क्या चीज हो गई? बिल्कुल, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। कारण कहां से चला था? बात थी मूल प्रकृति की। मूल प्रकृति को ऐसे मान लो जैसे मूल स्वभाव।
क्योंकि माता पिता सेपरेटिव एटीट्यूड के थे, इंडिपेंडेंट थे, सेपरेटिव एटीट्यूड के थे, और साथ में उनको लगता था कि हम बोल्ड हैं, हम समाज से भी फाइट कर लेंगे, हम कोर्ट में भी फाइट कर लेंगे, और हम पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वही गुण, वही स्वभाव लेकर के बच्चा आ गया इस संसार में। अब उसकी मैरिज हुई। आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, बच्चा सेपरेटिव माइंड नहीं होगा, बच्चा फाइटरशिप लेके पैदा नहीं होगा, बच्चा अपने माँ बाप के गुण लेकर के पैदा हुआ है। और आपको पता है मैरिज में तो अप एंड डाउन हर किसी के चलता है, 100 में से 100%। एवरीवन लिविंग विद द मास्किंग। हम सभी बहुत अच्छे हैं, हमने मास्क लगा रखा है। आप मुझसे पूछेंगे बड़ी सभा में, भाई आपकी पंडित जी मैरिज लाइफ कैसी है, मैं कहूंगा अरे फंटास्टिक, बहुत बढ़िया, क्योंकि मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है ये बात बोलने के लिए कि भाई बहुत गड़बड़ है। अब ये थोड़ी बताऊंगा कि बीवी कितना बढ़िया निशाना लगाती है, मैं नहीं बता सकता। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन नहीं है पब्लिकली कुछ बोलने के लिए। अब साहब एक उम्र होती है बोलने की। अब मेरी जैसी एज के अंदर पहुंचने का, जिनके बच्चे जो है कंधे से ऊपर हो जाए, वो दिमाग लगाने लगते हैं भाई अब तो बच्चों की शादी करनी, चुपचाप पड़े रहो। अब ये बात तो भनक लगनी भी नहीं चाहिए बाहर, अगर बाहर लग गई तो बच्चों की शादी में पंगा, और खास करके लड़की है सामने तो भाई वो तो और भी पंगा, क्योंकि बच्ची है, बच्ची की शादी कहीं और करनी है। तो माँ बाप लोग क्या सोचेंगे? तो माँ बाप क्या करते, सेपरेटेड भी हों तो एक होने का दिखावा करते, एक्टिंग शुरू कर दो। अब उनके बच्चों के साथ अपनी शादियां होंगी। मेरा एक चीज क्लियर कर दूं, मैं सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड का ना समर्थक हूं, ना मैं वो, मैं, मेरा ये मानना सब किस्मत के खेल है। मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक वैज्ञानिक तथ्य पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज्योतिष के विद्यार्थी भी हो, आयुर्वेदा को भी फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैं मूल प्रकृति समझाने की प्रयास कर रहा हूँ कि मूल प्रकृति हमारे बिल्कुल डीएनए लेवल पर जाकर के कितना असर कर रही होती है, और वो चीज हमें पूरी जिंदगी भर परेशान करने में सक्षम है। क्या कारण है कि हमारे को क्यों झगड़ा करने को मन करता है अपनी पत्नी से, और या पत्नी वाइस वर्सा लगा लो कि पत्नी का पति की शक्ल देखते क्यों मतलब ऐसा पारा टेम्परेचर उल्टा सीधा हो जाता है। ये वही लोग थे जिन्होंने डिसाइड किया था सामने आमने सामने बैठ करके कि यस वी आर द बेस्ट। कोई जंगल से पकड़ के गन पॉइंट पर शादी नहीं हुई थी, कोई एक दूसरे ने ही पसंद किया था। ठीक है माँ बाप बीच में होंगे, परंतु उस समय तो तुम्हें अच्छा लगा था, परंतु हुआ, और होने के बाद कुछ समय तक भी अच्छा लगा, ऐसा नहीं कि पहले दिन झगड़ा हो गया। अजी बस 1 साल तक ही था, 1 साल तक तो ये ठीक ठाक थे, उसके बाद इनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं हुआ। एक कलमुई मिल गई इनको ऑफिस के अंदर, बा उसी से बतियाते रहते हैं बाथरूम में भी। क्या हो रहा है ये, कहाँ से वो कलमुई आ गई? इसका मतलब तुम्हारा क्या रहा भाई, उनकी लाइफ में क्या रोल रहा? ये सारे मैटर इस बात को दिखाते हैं कि हमारे माँ बाप ने कंप्रोमाइज, हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे कि बच्चे बच्चियां का भाई शादी करनी है खानदान में। लोगों ने गलत समझा कि खानदान का मतलब बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा रुपया, बहुत ज्यादा नहीं। खानदान का मतलब है, सिंपल सी बात है, माँ बाप दादा दादी, उनके स्वभाव को समझना, वो निभाने वाले थे कि नहीं निभाने वाले, बस। उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं है जिंदगी। लड़का भी निभाने वाला होना चाहिए, लड़की भी निभाने वाला होना चाहिए, कभी मैरिज में दिक्कत नहीं आएगी, चाहे चाहे उनके सप्तम भाव में उल्टे सीधे ग्रह क्यों ना बैठे। माई गारंटी, ये आपके डीएनए का असर है। जब हम आयुर्वेदा को पढ़ रहे हैं तो हमारे माँ के गुणों को देखो, हमारे बाप के गुणों को देखो, उन दोनों के गुणों में आपको काफी हद तक समानताएं मिलेंगी अपने प्रति। आप कहेंगे यार ये पॉइंट तो मेरे को मेरी माँ से मिला है, मेरी माँ ना बड़ी इमोशनल है, छोटी छोटी बात पे रो देती है, मेरा भी मन करता है मैं छुप के रहूं, अब मैं बड़ा हो गया ऊपर करूँ क्या यार, पर मेरी माँ की वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी माँ ना छोटी छोटी बात में रोती है,
उसको हर एक की चिंता रहती है, उसकी कोई चिंता नहीं करती। मैं भी यही फील कर रहा हूँ सेम, कि मेरी कोई चिंता नहीं करता, मैं सबकी चिंता करता हूँ। सेम इमोशंस पॉइंट। मेरा बाप थोड़ा प्रैक्टिकल है, वो पैसा लेन देन में एक नंबर का उस्ताद है ना, तो वो बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ, ये कभी कभी मेरे अंदर भी प्रैक्टिकलिटी आती है कि मैं ना 1 रुपया लूंगा ना दूंगा। आप देंगे, आप देखते हैं कि आप अपने माता पिता के ही गुणों का एक एडवांस वर्जन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी चीज होती है हमारा एटमॉस्फेयर। उससे भी पहले एक चीज आती है कि बच्चे का जन्म कैसे हुआ। सप्तमानसा बच्चे होते हैं, यानी 7 महीने में होने वाले बच्चे। ये 7 महीने में जब पैदा होते हैं, इनको बड़े बेचारों को ना बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है। एक तरह से काफी इनको मेडिकल चैलेंजेस और इत्यादि, माँ को भी और बच्चे को भी काफी रहते हैं। जिंदगी में देखना, जो 7 महीने में वो आगे तक बड़े फाइटर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो फाइट करी है उस टाइम पीरियड में। इस संसार में आने के लिए जो फाइट उनकी हुई है, वह पूछो मत। उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है, उसी समय जोर जबरदस्ती हो गई। मतलब 9 महीने की जगह 7 महीने ही मिला, 2 महीने का उनका कट हो गया हिस्सा। तो जिंदगी में घबराने वाले आदमी नहीं, वो फाइटर मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें। बच्चा सिजेरियन हो गया, बस छुई मुई हो गया, छुई मुई बच्चा पैदा कर दिया आपने, सिजेरियन हो गया तो। अब उसके नखरे देखना, उसका पैम, जरा सा आप आंख दिखा दो, उसके आंसू निकलने लगेंगे। हाउ डेयर यू। वो ना अपनी माँ को कुछ बोलने देगा, ना अपने बाप को कुछ बोलने देगा, माँ बाप के सर पे चढ़ के नाचेगा। बच्चा सिजेरियन है, क्या करे। अब बच्चा तो याद भूल गया, आप भी याद भूल गए कि बच्चा सिजेरियन है, पर बच्चा अब बड़ा हो गया, जवान हो गया, छोटी छोटी बातों में नुस्ख निकालता रहेगा। नेवर हैप्पी, नेवर हैप्पी, क्योंकि उसको अपनी फाइट करने का मौका ही नहीं मिला, उसको जिंदगी में अपना स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं मिला। यहां से भी नेचर तैयार होता है, ध्यान रखना आप, यहां से भी नेचर तैयार होता है। तीसरी चीज जो बदली जा सकती है, ये दो चीज नहीं बदली जा सकती। डीएनए नहीं बदला जा सकता, शुरुआती दौर में डीएनए नहीं बदला जा सकता। और बच्चे का जन्म किस परिस्थिति में हुआ। अकबर जो था, रेगिस्तान की तपती रेत में भरी दोपहरी में उसका जन्म हुआ था, 1:30 बजे, दिन के 1:30 बजे, और वो भी राजस्थान में गर्मी की ऋतु में पैदा हुआ था। और उसको परसुता, जब उसकी माँ थी वो छुपती फिर रही थी, शत्रु मारने के लिए घूम रहे थे। देखिए माँ के दिमाग में कितना बड़ा फियर होगा कि भाई शत्रु मार ना दे, और उसको कुछ लेडीज को मिलकर के भरे राजस्थान के अंदर लगा करके चादर उसकी प्रसव प्रक्रिया से हुई है। वो देखिए, वो अनपढ़ रहा सारी जिंदगी, पर हमेशा तलवार की नोक के ऊपर वो चक्रवर्ती सम्राट बन गया। वो पल, वो क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के, जो हमारे नेचर को डिपेंड कर। उसको कुछ राजपुतानियों ने मदद की थी उस जमाने में उसकी माँ को। अब ऑटोमेटिक इंक्लिनेशन राजपूतों के प्रति तो होगा ही होगा, वो शादी कर बैठा, लोग कहते हैं ये उसकी रणनीति थी। पर बहुत सारी चीजें जो हम जाने अनजाने में करते हैं, वो हमारे अंदर से ही आती है, पर हमें पता ही नहीं चलता है हमारे अंदर से आ रही है। कभी कभी हर चीज अंदर से आने वाली को हम नहीं भाप पाते। क्या कारण है कि हम एक जाति के प्रति इंक्लाइंड होते हैं, हम किसी जाति के प्रति बड़े खिलाफत में होते हैं। ये कहाँ से आया, किसी पुस्तक में लिख के आया क्या? नहीं नहीं, अगर इतनी जबरदस्त हमारी अगर लर्निंग्स हैं, तो हमें फिर विज्ञान के सब्जेक्ट भी तो अच्छे ही याद होना चाहिए। हमें फिर मैथ क्यों नहीं अच्छे से याद रहता? मैं ओवरऑल साइंस स्टूडेंट, अगर आप मुझे आप इंटीग्रेशन के फार्मूले पूछने लगेंगे तो मैं तो भूल गया भाई। मुझे तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आती, मुझे तो प्रोबेबिलिटी के सूत्र भी नहीं याद है, मैं तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी भूले बैठा हूँ। अगर मुझे जिंदगी के हर टीचिंग्स मालूम थी, तो मुझे मैथमेटिक्स मालूम क्यों नहीं? हमें सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ से क्या चीज आ रही है निकल कर। तीसरी होती है परिवार की टीचिंग्स, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। अभी जो फैमिली टीचिंग्स हैं, इनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जब बच्चा बड़ा हुआ, उसने कहा अरे ये जो बचपन में पढ़ी थी ये टीचिंग्स तो ठीक नहीं थी, ये तो गड़बड़ थी, मेरे परिवार ने ये बात गलत बताई, उसकी लर्निंग्स इसी टाइम में सुधारा। मतलब इसको और आसान है सुधारना। चौथा है गुरु, बचपन में मिला हुआ गुरु।
वो गुरु बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके ऊपर। वो आपके नेचर को बनाता है बच्चे के। जब गांव का बच्चा है, गांव के बच्चे को आप डरा नहीं सकते। आप गांव के बच्चे को डरा के धमका के भगा नहीं सकते आप, क्योंकि उसने बचपन से फाइट करी है। वहां तो माहौल ऐसा, अरे पिटियाया, तेरा दिमाग खराब है, तेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया तो पिट के आया, जा फिर जा लड़ने। वो फिर जाएगा लड़ने। वो जब तक जाएगा लड़ने, जब तक वो बराबर का हिसाब किताब नहीं करके आएगा। उसने फाइटरशिप देखी है, वो उसका नेचर में आ गया। बिहार का आदमी, आपका बिहार का आदमी पूरे हिंदुस्तान में किसी कोने में पहुंच जाता है। आप बिहार के आदमी को डरा के भगा सकते हो क्या? आप अगर ऐसा सोचते हो तो गलती पर हो, क्योंकि बिहार का आदमी पहले से क्राइसिस से निकल करके आया है। वो एक ऐसे गांव से, सुदूर गांव से निकल करके आ रहा है। वो उसका जीवन क्राइसिस से होकर के आ रहा है। आप उसको क्राइसिस के नाम पे नहीं डरा सकते, आप उसको और चीजों के नाम पे नहीं गुमराह कर सकते। ये हमारा जो नेचर बनता है, ये इन सब चीजों से मिल करके बनता है। और जिस क्षण हम संसार में आते हैं, उस समय जो कुंडली में आपका मानचित्र बनता है, वो ग्रह केवल सिंबल हैं, केवल सिंबॉलिक हैं कि ये प्रकृति आपकी बाय नेचर प्रकृति ने दी है, आपको परमात्मा ने दी है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आज आप उसकी तबीयत वैसी खराब मिलेगी, नहीं भाई, क्या मतलब है खराब मिलेगी? इसको तो दशा डिसाइड करेगी, इसको नहीं। और हम क्या देख रहे हैं प्रकृति में? हम प्रकृति नहीं देख रहे, हम प्रकृति को क्या समझ रहे हैं? हमने समझना है प्रकृति में कुपित क्या हुआ। सूत्र क्या है जो आयुर्वेद का सूत्र सिंपल है। वो कहते हैं जी, वात कफ और पित्त तीनों बराबर मात्रा में होने चाहिए, उसको वो स्वास्थ्य कहता है। उसे आप इंग्लिश में हेल्थ बोल सकते हैं। आयुर्वेद कहता है किसी भी व्यक्ति के वात कफ पित्त तीनों सेम रेशो में हैं, उससे बेस्ट और लकी आदमी संसार में कोई नहीं। उसके लिए कोई आयुर्वेद का नियम नहीं, खाए पिए मौज ले, जबरदस्त एंजॉय करने वाला हूं। अब कभी ऐसे व्यक्ति को खोजो जिसकी ये तीनों चीजें बैलेंस, और मिलना मुश्किल नहीं है, दुर्लभ नहीं है, पर मिलेगा आपको गांव में अल्लड़ मस्त आदमी, जिसे तुम आधा पागल समझते हो, जिसको तुम अनएजुकेटेड समझते हो, जो अपनी मस्ती में गीत गाता हुआ चलता है, जो दूध बेचने जाता है साइकिल पर तो गीत गाता हुआ चलता है, जिसके अभी भी सपने ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। आप समझिए बात को, ड्रीमर है अभी भी, और शरीर उसका तगड़ा है, उसकी वात का पित्त आपको बैलेंस मिले। पर शहर में रहने वाला, मेट्रो सिटीज में रहने वाला, कम्युनिटी में रहने वाला, आपको वो उसकी प्रकृति सम नहीं मिलेगी। हम जन्म पत्री के माध्यम से ढूंढ रहे हैं कि आपकी प्रकृति में इम्बैलेंस क्या हुआ। तीनों चीज ही प्रकृति है। जब हम कहते प्रकृति इम्बैलेंस, भाई चाहे बात इम्बैलेंस है, चाहे कफ है, चाहे पित्त है, कोई भी चीज इम्बैलेंस होगी तो वो आपको पकड़नी है। अब पकड़नी है तो उसमें एकदम थर्मामीटर तो नहीं, किन किन चीजों पर प्रकृति बदल जाती है। अब मान लीजिए बरसात का मौसम है, बरसात के समय में, रात के समय में मैं छाछ पीना शुरू कर दूं, या मैं बेसन की बनी हुई चीजें खाना शुरू कर दूं, या मैं पालक खाना शुरू कर दूं, हमारे को समझाने के लिए, हमारे ऋषि मुनियों ने समझाने के लिए हर चीज को धर्म से जोड़ दिया। यही गलती हो गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ना कि अंग्रेज आएंगे, और अंग्रेज के बाद फिर जो हिंदुस्तानी आएंगे वो भी आधे अंग्रेज हो जाएंगे, और उसके 50 साल के बाद 80% जो भी बच्चा आएगा वो अंग्रेज ही आएगा। वो अपना ही दुश्मन हो जाएगा, अपनी ही संस्कृति का दुश्मन हो जाएगा, उसको अपने ही कल्चर पर डाउट रहेगा। उन्होंने कहा सावन के महीने में पालक नहीं खाना चाहिए, अरे बेसन तो गधे खाते हैं। उन्होंने ऐसे समझाया, स्पिरिचुअल रहो, सावन में तो भगवान शिव की भक्ति। भाई क्यों करनी है भगवान शिव की भक्ति? उन्होंने बस ये नहीं समझाया कि शिव की भक्ति करती क्या है। वो वात देती है, कफ देती है, पित्त देती है, उसको बैलेंस क्या करती है। भाई सावन में ही शिव भक्ति क्यों, और उसके बाद विष्णु भक्ति शुरू क्यों, और फिर सोचने वाली बात है नवरात्रि में दुर्गा जी ही क्यों। ये हमें कभी सिद्धांतों से नहीं समझाया, इसीलिए हम कंफ्यूज हैं।
हम ना दुर्गा के नवरात्रियों को मानते हैं, ना ही हम श्रावण को मानते हैं। और मानते हैं तो पिताजी घूर के देख रहे होते हैं, माता जी खाना नहीं देगी भाई जब तक शिव मंदिर पे जाकर के जल लोटा नहीं चढ़ा के आएगा, नहीं तो बेटा डंडा पड़ा है, नहीं तो हम नहीं घुसने देंगे दूसरे को। वो कहेगा यार अच्छा, वो एक लोटा मारेगा दे करके, निकलो यार, यहाँ रोटी तो मिलेगी, यहाँ तो माँ बावली हो रही है, पर मैं जिंदगी में जब बड़ा हो जाऊंगा नहीं करूंगा। ये कंसेप्ट ना माँ बाप सिखा पा रहे, ना गुरु सिखा पा रहे, ना हमारे बाबा लोग चूरण बेचने में व्यस्त हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमें इस चीज को समझना होगा कि हम ज्योतिष में भी प्रकृति क्या ढूंढ रहे हैं। अगर मैं इस समय ये अप्राकृतिक चीजें, अब ये अप्राकृतिक, कोई पालक कोई अप्राकृतिक है क्या? बिल्कुल नहीं है। छाछ कोई अप्राकृतिक है क्या? बिल्कुल नहीं है। पर समय अनुकूल नहीं है ये मेरे, इस समय अगर मैं ये खाऊंगा पीऊंगा तो इस समय मेरा वात बढ़ जाएगा। बेसन मेरे को वात बढ़ाता ही बढ़ाता है, मेरा जो है ये कफ भी बढ़ा देगा। कौन? छाछ कफ भी बढ़ा देगा, वात भी बढ़ा देगा। मेरे को पक्का 3-4 दिन शाम के समय अगर मैं बरसात के महीने में छाछ पीऊंगा तो पक्का बीमार होने के लक्षण होंगे, गला पकड़ लेगा, ठंड पकड़ लेगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब ये जन्मपत्री ने नहीं करा, ये हमने प्रेजेंट में उल्टा काम करा। नियम के विरुद्ध आहार किया, मौसम के विरुद्ध हमने आहार किया, और हमने अपनी प्रकृति को स्वयं कुपित कर लिया। हमने अपनी प्रकृति को स्वयं कुपित कर लिया, खान पान से, रहन सहन से, और हमारे रिलेशनशिप से। अब कमाल की बात, ज्योतिष का नियम, रोग तो हम सीखते रहेंगे, आज रोग से निवारण का आपको तरीका बताते हैं। कुंडली में कैसे देखा जाता है रोग का निवारण, और रोग के पीछे की प्रमुख वजह क्या है, और उसका निवारण कैसे, उससे आपको और प्रकृति समझ में आने लगेगी, और आप चीजें समझ में आने लगे। देखिए, मैं बहुत ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ज्योतिष की, गूढ़ टेक्निक का, कि जो नॉन एस्ट्रोलॉजर या नॉन जिनका सब्जेक्ट विषय अभी तक नहीं रहा है ज्योतिष, तो ताकि वो उसके साथ पॉप अप कर सके, उसके साथ मिलके चल सके। पर सब्जेक्ट की गहराई तक पहुंचना हमारे को जरूरी है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नियम नहीं लगा रहा हूँ, और मैं पढ़ा भी धीरे धीरे रहा हूँ। नहीं तो ज्योतिष में तो मेरी रफ्तार आप लोग जानते ही हो, मैं और तेजी से दौड़ जाता हूँ। चलिए देखिए, आयुर्वेद में जो हमारी प्रकृति की विकृति है वही रोग है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इस कुंडली में आपने देखा, मैंने फर्स्ट हाउस कुंडली का प्रथम भाव में लिखा है प्रकृति। यहाँ से आपका ब्रेन देखा जाता है, आपका दिमाग देखा जाता है, दिमाग की सारी फंक्शनिंग आपको फर्स्ट हाउस से समझनी होती है। फिर आपको ये नंबर 4 का भाव है, जहां मैंने नंबर 4 लिखा है, वो आपका मन है। आपने देखा नंबर 4 मन है। नंबर 5 को मैंने लिखा है रोग से मुक्ति। रोग से मुक्ति, इसी फैक्ट को आइए अब हम समझते हैं, रोग से मुक्ति क्या है। नाना प्रकार के कारण हो सकते हैं आपके जीवन में बीमार होने के। आपके ग्रह जन्म पत्री के एक कारण हो सकता है। अब ग्रह में जब हम ग्रह बोल देते हैं तो डीएनए बोलने की आवश्यकता है। आपका डीएनए तो ग्रहों में ही शामिल है। आप जिस एटमॉस्फेयर में इस संसार में आए वो भी बोलने की जरूरत नहीं, ग्रह बोलते। पहला तो आपके जन्म पत्रिका के ग्रह, दूसरे आपकी अज्ञानता आपको बीमार करती है। आप बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, उसके बावजूद आप अगर बीमार हैं तो इसका तात्पर्य है कि आपकी अज्ञानता आपको बीमार कर रही है। इसमें आपको नहीं पता इस संसार में जीने के लिए क्या करना चाहिए, यानी आपकी अज्ञानता भी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है।
अगर आपको राइट तरीका पता चल जाए, सही तरीके से सोना, सही तरीके से खाना, सही तरीके से पीना, सही तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ये सब चीजें अगर आपको मालूम लग जाए तो आप बीमार हो ही नहीं सकते। ये प्रकृति का नियम कहता है। इसका मतलब ये है आपको तो अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से ठीक होना है। आपकी जन्म पत्रिका में भी एक भाव ऐसा है जो आपको ठीक करने की गारंटी लेता है, जो रोग से मुक्ति की गारंटी लेता है। अब रोग तो मैंने कहा भाई देखो, ये तो आपने लंबे समय तक सीखना है। आयुर्वेद तो मैं सिखा नहीं पाऊंगा पूरा, कि मैं पल्स रेट भी चेक करना, हाँ ये बता सकता हूँ भाई पल्स रेट को चेक करना तो ये आगे से मत पकड़ो, ये उल्टा पकड़ के ऐसे पकड़ो, थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ। पर फिर भी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर लाइव होते तो थोड़ा मैं आपको और हेल्प कर पाता। कहने का तात्पर्य ये है, जो आयुर्वेद इतना बड़ा है कि हम उसको 15 दिन क्या, हम 15 महीने में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना कुछ बोलने लायक होता है। और मैं उतना एक्सपर्ट भी नहीं, ये भी एक अपने आप में बात है कि मैं कहूँ जी मैं बहुत ही एक्सपर्ट आदमी हूँ, ये भी ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रैक्टिशनर नहीं हूँ। पर हमारा मेन उद्देश्य था ग्रहों को, प्रकृति को मिला करके आपको खुद डिसाइड करना कि नेचुरोपैथ में जाएं, कि होम्योपैथ में जाएं, कि आयुर्वेद में जाएं, कि एलोपैथ में जाएं। कम से कम इस लेवल तक तो पहुंचे, और कम से कम अपनी कुंडली देख के ये तो पहुंचे कि भाई ठीक कैसे हो। अब बीमारी तो आ गई, सो आ गई कहीं से भी, अब बात कब पित्त इम्बैलेंस हो गया, सो हो गया किसी कारण से, पर इससे मुक्ति कैसे पाए। अगर यहां तक नहीं समझ में आया तो बताएं। छठा भाव रोग का भाव होता है, जहां मैंने छठा लिखा है वो रोग का भाव है, बीमारियां सारी वही अकुमुलेट होती हैं। समझ गए। ये नंबर 8 लिखा है, ये उल्टे हाथ से करने लग गया मैं भी। 8 नंबर जहां लिखा है, ये वो जगह है नंबर 8। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8। यहाँ पर बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, यानी असाध्य रोग हो जाता है। बीमारी को आप लंबे समय तक रखोगे, कर्जा, बीमारी, सप्रेशन, ये सब मानसिक विकृतियां पैदा करते हैं, और एक लेवल पर आकर के ये सब चीजें क्रॉनिक हो जाती है, मतलब सुलटाए नहीं सुलटती है। तो आपको ये समझना होगा, छठा भाव रोग है, रोग देता है। अब रोग से मुक्ति देने का सूत्र जो ज्योतिष के विद्यार्थी हो जान जाएंगे, हर भाव से अपने से 12वां भाव, हर भाव से अपने से 12वां भाव उस भाव का हानि भाव कहलाता है, मतलब लॉस हाउस कहलाता है। अब आम आदमी के लिए समझने की बात है, एक भाव पीछे, टेक्निकल ना समझ के, नंबर 6 लिखा हुआ है इस कुंडली में, तो नंबर 5वें भाव की बात कर रहा हूं। नंबर 6 से गिनना शुरू करेंगे, नंबर 5 तक तो 12 तक संख्या आ जाएगी, इसलिए अपने से 12वां भाव कहा है। चलिए उसमें टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर जहां पे लिखा है उससे पहला भाव आपका 5वां। सिंपल सी बात, यहीं पर रोग को मुक्ति दिलाने, रोग से मुक्ति दिलाने की कला है। प्रदीप जी आप मुझे बताइए, पंचम भाव से क्या देखते हैं जो यहाँ रोग से मुक्ति हो जाएगी। यही सूत्र लिखा है आयुर्वेद के अंदर, मजा आ जाएगा। रोग से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि रोग नहीं, छठे भाव में है। 5वें प्रदीप जी क्या ऐसी चीज देखते हैं हम, क्या आता क्या है 5वें भाव से, क्या क्या चीजें देखते हैं। 5वें भाव से अपना अपना जो बचपन का वो सब है, क्या नाम, सुख सुख सुविधा, और एकदम नहीं, मुझे सुख सुविधा चौथे से आएगी प्रदीप जी, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। फोर्थ हाउस से कंफर्ट आएगा। मैं कभी कभी कंफर्ट, सॉरी कभी कभी वो परीक्षा ले लेता हूँ मैं। हाँ आपने एकदम, मैं उस लय में नहीं था। कोई बात नहीं। प्रेम, भक्ति, ओनली वन वर्ड। क्रिएटिविटी। हाँ, ये नीलू जी ने बोला, सही बोला। प्रेम, भक्ति, क्रिएटिविटी। बस एक ही चीज पकड़ लो, प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम की। समझ गए बात को। हमें रोग बनाने के लिए हमारा सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन होता है वो हमारा माइंड होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा माइंड है। हमारा माइंड और बुद्धि और मन, कमाल की बात है, देखने में एक जैसे लगते हैं
पर पट्टों की एक दूसरे की पटती नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से पटती नहीं है। एक पूरब में चलता है तो एक पश्चिम में। हम लोग इंसान किसी तरीके से दोनों में से सामंजस्य बिठा बिठा के चलते रहते हैं। मन कहता है कि कुछ और करना है, बुद्धि कहती है बेटा नौकरी नहीं मिलेगी। मन कहता है पेंटिंग बना लूं, बुद्धि कहती है बेटा बात ऐसी है पेंटिंग तो बना लेगा, खरीदेगा कौन, घर कौन चलाएगा तेरा, मामला गड़बड़ है। फिर हम ले दे के क्लर्क बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि भाई घर वालों ने कहा है कि नौकरी स्टेबल होनी चाहिए, नहीं तो शादी भी नहीं होगी। और शादी का ऐसा लालच है कि शोइंग द कैरेट्स, कि भाई अब तो करना पड़ेगा, अब तो मजबूरी आ गई। अगर शादी नहीं हुई तो फिर जीवन में करेंगे क्या, फिर तो हमारे पास टारगेट भी नहीं बचेगा, तो फिर कमाएंगे भी क्यों अगर शादी नहीं होनी। तो शादी का चक्कर लड़का या लड़की को शुरू से एक लॉलीपॉप की तरह दिया जाता है कि बेटा अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी नहीं होगी। लड़की को भी समझाया जाता है अच्छा लड़का चाहिए तो पढ़ाई कर ले, लड़के को समझाया जाता है बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले और बढ़िया जॉब पकड़ ले तो तेरे को ये। अब वो बेचारा क्या करता है, अपने मन को मारता है, फाइट करता है। बुद्धि लर्निंग से है आपकी, वो लर्न करके कर करके वो एक चीज में ट्रेन हो जाता है और फिर वो उसके अंदर लग जाता है। पर मन तो फिर मन घूमता है, मन घूमता है, मन घूमता है। एक्चुअल में हम शुद्ध हिंदी भाषा में इसे कहते हैं मन को मारना। हम बड़े ढंग से पिटाई करते हैं अपने मन की, और फिर पिटाई कर करके हम इतने एक्सपर्ट बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमने कब पीट दिया मन को। और हमें लगता है मन तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे मैं तो वैसे ही कर रहा हूं जैसे मन कर रहा है, मैं तो मन को फॉलो करता हूं साहब। पर मन को तो हम बचपन से पीटते आ रहे हैं। और वो मन बेचारा बड़ा बारीक चीज है, वो ना पिट पिट के डर जाता है। फिर वो एक लेवल पे आके कहता है भाई मैंने पिटना ही नहीं, ये जैसे कहेगा वैसे ही करूंगा मैं, तो भाड़ में जाए। वो भी बुद्धि की भाषा बोलना शुरू कर देता है, मन भी बुद्धि की भाषा बोलना। परंतु शरीर इस बात को स्वीकार नहीं करता। शरीर कहता है, डीएनए पकड़ता है, यार ये क्या चीज है, ये बंदा बना के तो मैंने कुछ और भेजा था, ये तो कुछ और हो गया। बस बस बस, मनोविज्ञान में यही प्रकृति का कुपित होना है। क्या कारण है कि भरी जवानी में जंग अवस्था में हम बीमार नहीं होते अक्सर। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की नहीं बात। कुछ होते हैं वो पूर्वार्ध के जन्म के हिसाब किताब होते हैं, उसमें मैं बात नहीं। अमूमन हम सभी लोग कहते हैं, अरे हम याद करते हैं जवानी के दिनों को, अरे हम 6 फुट की दीवार कूदते थे दूसरा, अरे हम तो 10 फुट से कूद जाते थे। क्या बात कर रहे हो तुम, अरे 10 फुट से कूद जाते थे, आज 5 फुट से भी 4 बार टांग लटका लटका के आप कूदोगे, क्योंकि भाई नहीं बस की बात। क्योंकि कारण क्या हो गया, कारण क्या था, बचपन में मैक्सिमम चीज हम चोरी से छिप करके जिद करके हम अपने मन की कर लिया करते। घर वालों के डंडे के डर से कुछ चोरी से छिप करके कुछ ना कुछ कर लिया करते, जुगाड़ थे। पर जैसे जैसे बड़े होते रहते जुगाड़ भी खत्म होते जा रहे हैं हमारे, वो भी समस्या हमारी जान को खड़ी होती जा रही है। अब ये जो मन है, मन की वृद्धि स्थान पंचम भाव है। पंचम इज अ लव, पंचम इज योर क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस से आपकी आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी और आपका प्रेम, आपकी भक्ति, ये सब चीज पंचम की देन है। जिंदगी में किसी आदमी को मारना है तो सिर्फ प्रेम हटा दो, लव गायब कर दो, जहर देने की आवश्यकता नहीं है, कोई जहर देने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन वो ऑटो इम्यून डिसीज से का शिकार हो जाएगा। जैसे भविष्य वक्ता भविष्य बताता है ना, किस आधार पे बताता है, वो आज की दशाओं के हिसाब से हिसाब लगाता है कि अगर अगले 5 साल तक ये बंदा ऐसे एटमॉस्फेयर में रहा जैसा आज ये मेरे पास आया है तो फला 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 बीमारी हो जाएगी। पर ये जब फलित होगी जब वो ऐसे ही 5 साल रहेगा। अगर उसने चीज को बदल लिया, अगर उसने सिचुएशन बदल दी, फिर वो नहीं मरने वाला या ऑटो इम्यून डिसीज से भी नहीं मरेगा। अदरवाइज हम फटाफट कह देते हैं यार तेरे को डायबिटीज होने का खतरा बन रहा हुआ है, तेरे को फलाना हुआ है, तेरे को टिकड़ा हुआ है। वो कहता है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब उसी पे बैठा हूँ, हाँ जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है जी। ये तो हमने जस्ट सिचुएशन को भापा और भाप करके बोल दिया।
पर सही मायने में आपको बताऊं तो डायबिटीज की बीमारी के पीछे, डायबिटीज होती है पेनक्रियाज के ढंग से काम ना करने की वजह से। पेनक्रियाज जब इंसुलिन प्रॉपरली नहीं छोड़ पाती, स्रावित नहीं कर पाती, तो वह व्यक्ति डायबिटिक कहलाता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मैं टेक्निकल बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। तो ये छठे भाव से हम पेनक्रियाज देखते हैं। जहाँ पे रोग है, आते, पेनक्रियाज, स्प्लिन और लीवर। फिर से बोल रहा हूं, आते, स्प्लिन, पेनक्रियाज और लीवर, ये चार चीज छठे भाव में है आपके शरीर के अंदर, यानी ये छठे भाव में पाई जाती है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल इन्हीं अंगों को करना पड़ता है जो आप खाते हो, उसी को लेकर के ये यहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई होती है। इसलिए छठा भाव लड़ाई झगड़े का भाव है। तो असली लड़ाई झगड़ा यही होता है। जीवन का लड़ाई झगड़ा भी छठे भाव में है, और जो आप खाते हो और जो आप पचाते हो, वो सारी लड़ाई झगड़ा छठे भाव में होता है। टेक्निकल पॉइंट को समझना है यहाँ पर। अब हमने लिख दिया छठा भाव विकृति। विकृति का मतलब क्या है? इम्बैलेंस। सिंपल भाषा में विकृति कोई बहुत बड़ी बीमारी का नाम नहीं है। कहीं पर भी आपकी प्रकृति में इम्बैलेंस हो जाएगा, वही विकृति कहलाती है। और विकृति वहीं पर आती है जहां पर आपके मन के अनुसार चीजें नहीं होती। विकृति वहीं आती है जब मन के अनुसार चीजें नहीं होती, अर्थात जब हम मन को मानने से मना कर देते हैं तो ही विकृतियां जन्म लेती हैं। जब हम अपने मन को फॉलो करना बंद कर देते हैं तो हमारे अंदर बहुत तरह की विकृतियां आ जाती हैं। और मन के अनुसार जब हमें सिचुएशन नहीं मिलती तो क्या आता है? हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा काम वासना को जगाता है। समझते जाइए लिंक। गुस्सा आता है और गुस्से से काम वासना आती है। आप कहेंगे ये उल्टी बात है, लड़ाई झगड़े में काम वासना का क्या काम? यस, ज्यादा क्रोधी आदमी ज्यादा कामुक होता है। क्रोध से काम वासना आएगी, और काम वासना से ईर्ष्या जन्म लेती है। और ये ईर्ष्या ही सबसे प्रमुख वजह है आपकी चीजों को खराब करने में, आपके छठे भाव के अंगों को खराब करने में। आपको गुस्सा आता है, आप में ईर्ष्या बहुत ज्यादा होती है, आप में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये जो भी चीजें आ रही हैं, मैं सिचुएशन की बात नहीं करूंगा, आपके ये अंग झेलेंगे सारे के सारे। आपके लीवर को आपके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, आपके आंतों का आपको शिकार होना पड़ेगा, आपका ये सारे अंग इन सारी चीजों के शिकार हो जाएंगे। और धीरे धीरे इनको भी शुद्ध भाषा में कहूं तो इनकी पिटाई हो रही है बेचारों की। पिटाई लगातार होती जाएगी, एक टाइम में आकर के ये अपना काम करना छोड़ देंगे। लीवर जैसे ही काम करना कम कर देगा, आंतें अपने आप काम करना बंद कर देंगी। आंतें कम फंक्शनिंग में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिक उसका असर पेनक्रियाज पे पड़ना शुरू हो जाएगा। पेनक्रियाज पे असर पड़ना, स्प्लीन पे अपने आप ही मामला गड़बड़, और फिर तो मल्टीपल चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। फिर बस सीरीज ही बनाए जाओ, ये बीमारी, वो बीमारी, फलानी बीमारी, ढिकड़ी बीमारी, और फिर दवाइयों पे दवाइयां, दवाइयों पे दवाइयां, ये उसको मैनेज करने के लिए, वो उसको मैनेज, वो उसको मैनेज, बस वो आदमी मैनेजमेंट में ही लगा है। पर हमें समझना क्या है? अपनी कुंडली को सामने रखना है और अपनी कुंडली के प्रेम को पहचानना है। ये प्रेम का मतलब केवल जो है ना लड़का लड़की का प्रेम ही नहीं है। प्रेम इस संसार में बहुत जगह बिखरा पड़ा, बस हमें पकड़ना। क्या हम अपनी औलाद को प्यार नहीं करते क्या? पांचवें भाव से अपनी औलाद भी तो आती है। पंचम भाव गुरु के लिए शिष्य है, गुरु अपने शिष्यों से प्यार नहीं करता क्या? पंचम भाव आपकी गर्लफ्रेंड का भी है, जो छूट गई थी कभी फिर दोबारा ना मिली, खत में ही रह गया, किताबों में रह गया, वो भी पंचम भाव है। वह आजकल तो फेसबुक से ढूंढ सकते हो,
और कुटाई पिटाई होने का पूरा खतरा है। थोड़ा सावधानी पूर्वक तो ये एडवेंचर ना करें अभी कृपया, और करें तो सही गुरु की देखरेख में। और मैं प्रेम गुरु नहीं हूँ, तो कृपया मेरे को संपर्क ना करें, तो इसलिए कहीं फंस जाएं, हैं गुरु शिष्य दोनों पिटते फिरें। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं पंचम भाव को रखना है। पंचम भाव का जो स्वामी ग्रह होगा वो आपको बताएगा वेयर इज योर लव। वेयर इज योर लव मीन्स वेयर इज योर क्रिएटिविटी, वेयर इज योर रियल आर्ट। कौन सी आर्ट? जो आपके मन को प्रसन्न करे, जिस काम को करने के बाद आपको आनंद आ जाए। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं कि आप एकदम डोले सोले बना के घूम रहे, नहीं नहीं। स्वास्थ्य का मतलब है जब आप सुबह से शाम तक जो भी काम करो उस काम को करने में मजा आ जाए, वही स्वास्थ्य। अगर आप जिंदगी में वो काम करते हो जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आता, वो ही काम आपको रोगी बनाएगा, ध्यान रखिए। ये पंचम भाव का सूत्र कहता है, इसीलिए इसको लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। लक्ष्मी भाव इसीलिए इसको कहा गया है पंचम भाव को, इसीलिए विष्णु जी का भाव भी है, लक्ष्मी जी का भाव भी है, आनंद का भाव है, इसीलिए भक्ति भाव है। अपनी अपनी कुंडली के पंचम भाव से पहचानो वेयर इज योर लव। अब लव आपको खाना बनाने का भी हो सकता है, कढ़ाई बुनाई सिलाई का भी हो सकता है, आपको मेरी तरह प्रवचन देने का लव भी हो सकता है, आपको जो है किसी को पढ़ाने का भी हो सकता है, आपको कुछ और भी हो सकता है। इट्स मीन, ओनली इट्स मीन अपनी क्रिएटिविटी को याद करो, उन बचपन के दिनों को याद करो, 8वीं क्लास से पहले के दिनों को याद करो। आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या होना चाहते थे, कौन सा काम करके आपको मजा आता था, फिर उसको करके देखो थोड़ा थोड़ा। अगर आज भी मजा आ रहा है आपको, बस रोग मुक्ति यहीं पर छिपी हुई है। वैसे तो मैं ग्रहों से भी बताऊंगा और आपने क्या क्या उपाय करने, पर मैं रोग मुक्ति का पहला उपाय आपको यही दे रहा हूं कि सबसे पहले अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हैप्पीनेस को पहचानो। जब आप अपने मन को मारते चले जाते हो, जब आप अपने मनोकूल काम नहीं करते हो, ये भी बीमारी के सबसे बड़े कारण हैं जिनके ऊपर अक्सर हम बात नहीं करते। हम कहते हैं ऐसे भी कोई बीमार होता है क्या? निश्चित रूप से आदमी बीमार ऐसे ही होता है, समझ लेना। कोई जिंदगी में चश्मा लगा के राजी नहीं, कोई पेट फुला के मर्द राजी नहीं, कोई औरत मोटी होके राजी नहीं, कोई कुरूप होके राजी नहीं, कोई कुछ होके राजी नहीं, पर हो रहे हैं। शक्ल देखो, उस पे लिखा हुआ है कि इनके जीवन में प्रेम नहीं है। दैट्स एन। कोई कहता है मुझे 4 बीमारी है, प्रेम कम है। 10 बीमारी है, बिल्कुल प्रेम नहीं है। बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बीमारी है, माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला, भाई बहनों का भी प्यार नहीं मिला, अब जो मिला उसका भी प्यार नहीं मिला, और जो हम ढूंढ रहे हैं कोई मिल नहीं। फोकट में बीमारियां हैं, मानसिक रोग है, रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? आपने वो किया है जो आप नहीं करना चाहते। आप जब रात को सोते हो, जब आपको लगता है आज का दिन तो खराब हो गया, बिल्कुल वेस्ट, क्या मैं यही करने के लिए आया था क्या? पता चला दिल ने जवाब दिया, बेटा ये तो बिल्कुल नहीं करने आया था। आप हीरो बनना चाहते हैं, आप ड्रामा करना चाहते हैं, आप गाना गाना चाहते हैं, आप वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं, आप ड्रमर बनना चाहते हैं, कभी चाहते थे, और आज प्रिंसिपल हो गए हैं स्कूल के। अब टाई लगा करके चल रहे हैं सीधे सीधे, आप टेढ़ा टेढ़ा भी नहीं चल सकते, बड़ी मुसीबत है। उसमें भी समस्या है। एक तो आप ऐसे काम कर रहे हो जो काम आपको पसंद नहीं था, ऊपर से आप टेढ़े मेढ़े भी नहीं चल सकते। मूल प्रकृति कहती है तुम तो चलते ही टेढ़े थे। आ गई बीमारी, वहीं से बीमारी शुरू आ गई। एक लड़की ख्वाब लेती है जिंदगी के अंदर कि मेरा सपनों का राजकुमार मिलेगा, नहीं मिला राजकुमार, बस वहीं से सपना टूट गया, सपना टूट गया, वहीं से बीमारी की शुरुआत। अब वो मानसिक भी हो सकती है, वो शारीरिक भी हो सकती है, वो कितना उसको एक्सेप्ट कर रही है वो उसके ऊपर है। सिंपल सी बात है।
अब आदमी और औरत तो मैं ले आने से रहा, और उसकी मैं आज्ञा दूंगा भी नहीं और उसकी बात बताऊंगा भी नहीं। पर मुद्दा तो ये है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी को तो पकड़ के ला सकते। अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, ये बीमारी की सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर खाना बनाने में आपका मन लगता है तो खाना बनाइए, और खाना खाने के समय भी मन को पूछिए टटोल करके, गोलगप्पे खाने का मन है, सुबह उठते ही एक बार सोचिए कि आज क्या खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल परवाह मत कीजिए डाइट प्लान की, बस ये सोचिए दिल से पुकार क्या आ रही है। एक दिन अगर आप रोज करना शुरू कर देंगे, सच बता रहा हूं मैं, छोले भटूरे नहीं आएंगे, 1 महीने में एक बार आएगा बस। रोज रोज छोले भटूरे सपने में नहीं आएंगे, ख्वाब में भी नहीं आएंगे। जब सुबह उठेंगे तो आपको कुछ अच्छी चीजें आएंगी। एक समय ऐसा आएगा और सिर्फ वही खाना शुरू कर दीजिए, और अगर लगता है कि नहीं आया, जल्दबाजी में आप उठ गए हैं, तो उस दिन मत खाइए, कुछ मत खाइए। खाने को देखते मुंह में से पानी आना चाहिए। यह रियल अग्नि को प्रज्वलित करने वाला उपाय है। अगर आपने अपनी पंचाग्नि यानी 5 प्रकार की जो अग्नि को स्वस्थ रखना है, आपकी डाइजेस्टिव फायर को जिंदा रखना है, खाना देखते ही मुंह में पानी आना चाहिए। आपने देखा होगा ना, आगरा की चाट वाले और ये लोग बड़ी रेडी सजा के रखते हैं, और जो रेडी सजा के रखता है ना, लोग उसके पास ज्यादा आते हैं जिसकी सजावट होती है, क्योंकि वो मुंह में से पानी निकालने में कामयाब हो जाता है। वही होटल सबसे बढ़िया होता है जो मुंह में से पानी निकालने में कामयाब हो जाता है, वही जीत जाता है। पर घर में हम सोचते हैं ये तो गाय भैंसों का सा चारा है, जैसे गाय भैंस को 5 बजे सानी दे देते हैं हम, चारा दे देते हैं, भाई अब 8 बज गए, रात को लो पकड़ो चारा खा लो, सुबह का फिर चारे का इंतजाम कर ही दिया जाएगा। सुबह सोचा जाएगा क्या चारे का इंतजाम, बोला जी अभी तो ब्रेड पड़ा, ब्रेड निकाल लो। पर ब्रेड खाने का तो ख्याल आया ही नहीं था आज। अरे 2 अंडे पड़े, 2 अंडे खा लिए। अरे यार ये नहीं पड़े, अच्छा यार परांठे बना लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो परांठे बना लो। समझ में बात को, हमारे मन ने खुद ही कह दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चलो परांठे बना लो। अब परांठे बना के परांठे खा लिए। मन ने सोचा पट्टे, हमने तो सोचा ही नहीं था, तू कहां से आ गया, तुम तो बिन बुलाए मेहमान हो। बस लीवर उसी समय करना शुरू कर देता है, हे अतिथि तुम कब जाओगे, हे अतिथि तुम कब जाओगे। अब अतिथि तो आया, अपने टाइम से जाएगा। अब अतिथि भी कहता है बेटा आया तो जबरदस्ती था, अब निकलूंगा भी जबरदस्ती, समस्या। फिर उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अतिथि बाहर नहीं जा रहा है, घुसा तो लिया अब जा नहीं रहा है। अब जाने के लिए भी क्या करें, फिर चूर्ण लो, फलाना लो, हैं, डॉक्टर सोनल से संपर्क करोगे वो कहेंगी वाइलैक्स की दवाई ले लो, हैं, या सेना ले लो, या फलाना ले लो। है मेरे जैसे के पास जाओगे मैं कह दूंगा अच्छा बाबा रामदेव का शुद्धि चूर्ण ले लो, है कायम चूर्ण ले लो, कोई समझदार डॉक्टर कहेगा इसबगोल ले लो। वो तरह तरह के 50-60 साल की उम्र आते आते वो सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। कोई दवाई नहीं छोड़ता दुनिया की, संसार की, जो उसने ना एक्सपेरिमेंट करके, इसबगोल, कायम चूर्ण, शुद्धि चूर्ण, एक एक इंग्रेडिएंट्स का फार्मूला उसे बेचारे को पता लग जाता है कि करना क्या है। क्योंकि रात को सोने के बाद करना क्या है इसका पहला टारगेट है, भी करना क्या है। तो करना क्या है कि भाई चूर्ण खाओ, कुछ ना कुछ करो, पानी पियो, शीर्षासन करो, वो बेचारा इसी टाइम में लगना शुरू हो जाता है। कारण पता है क्या था, कारण यही था कि आपने अपना भोजन के प्रति टेस्ट डेवलप ही नहीं किया। जब भी मन के अनुसार भोजन होगा, ध्यान रखना, सेकंड हाउस से, जो सेकंड हाउस होता है उससे भोजन आता है। ये सेकंड जो 2 नंबर लिख दिया, ये आपका खान पान है, ये आपका मुंह है। और खान पान का जो प्रेम है ना, लव, वेयर इज लव, तो 2 नंबर से 5 नंबर गिनना शुरू करो, आप हैरान हो जाओगे। वही है जो रोग का घर है। जो आप खाते हो वो प्रेम में भी क्रिएट हो सकता है और वो विद्रोह में भी क्रिएट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी असली जड़ और असली समस्या दो ही हैं, एक मन और एक भोजन। दो ही समस्याएं हमारे पास, एक जड़, क्या है, खान पान, और एक हमारा मन। बस ये दो ही चीज उल्टी होती हैं, यही हमारी प्रकृति को कुपित करते हैं, यही हमारी प्रकृति को इम्बैलेंस करते हैं।
ध्यान रहे, सेकंड हाउस से आप खा रहे हैं खान पान, वहां पर अगर कंट्रोल कर लोगे तो छठे तक आते आते मामला एकदम मस्त हो जाएगा। कभी पेट दिक्कत नहीं देगा, कभी लीवर दिक्कत नहीं देगा, कभी पेनक्रियाज दिक्कत नहीं देगी, कभी स्प्लीन दिक्कत नहीं देगा, कभी लीवर दिक्कत नहीं देगा, कुछ नहीं दिक्कत देगा जो भी छठे भाव में ऑर्गन्स है। और आप डॉक्टर लोग जानते हैं, जो अगर ये दिक्कत नहीं देंगे तो फिर कहां से दिक्कत, फिर तो बहुत सारी दिक्कतें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर लीवर सही तरीके से काम करेगा, पेनक्रिया सही तरीके से काम करेगी, आंत सही तरीके से काम करेगी, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ेगा भाई? फिर कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो बीपी कैसे बढ़ेगा भाई? बीपी भी नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा तो भाई शुगर का आने का क्या मतलब हो गया भाई? उसका भी आने का मतलब नहीं होगा भाई। अगर वो नहीं आ रही तो फिर क्या होगा? फिर तो सिर्फ डेली रूटीन का खान पान ऊपर, ओहो आज तो गलती से यार छोले खा लिए, थोड़ी देर बस गैस बन गई, अच्छा मैं चक्कर लगाया था, वो चक्कर लगाएगा बिना दवाई के ठीक हो जाएगा, 2 चक्कर में ठीक हो जाएगा, तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ी। थोड़ा बहुत शरीर हमारा अंदर से भगवान ने बहुत स्ट्रांग दिया है, ये ध्यान रखना। हर अंग को बड़ा मजबूत पहलवान बना करके भेजा है, पर हम उस पहलवान की किसी की हाथ तोड़ देते हैं, किसी की टांग तोड़ देते हैं, और पहलवान को काम करने का मौका ही नहीं देते। एक लेवल पर आकर के पहलवान को अपंग बना करके बिठा देते हैं, यानी हम अपने लीवर को, अपनी किडनी को, इनको सबको अपंग बना के बिठा देते हैं, और दवाओं के भरोसे पे चलते रहते हैं। एक नया पहलवान लेके आते हैं लड़ने के लिए अंदर। इसका मुक्ति, विकृति की मुक्ति केवल प्रेम है, यानी पंचम। और मेरा 5वें भाव का वीडियो जाकर के देखेगा यूट्यूब चैनल पे एस्ट्रो पाठशाला, जहाँ पंचम, छठा, सातवां, आठवें के बारे में मैंने लिखा है, बोला है, और मैंने बड़े भाव के साथ बोला है पंचम भाव पर। मेरा वो सबसे बड़ा भाषण मिलेगा आपको पंचम भाव पर। तो आपने अगर पंचम को अपने एक्टिवेट कर लिया, अपनी कुंडली के 5वें भाव को एक्टिवेट कर लिया, तो आपने रोगों से बाहर निकालने का रास्ता पकड़ लिया, पहली शुरुआत कर ली। सूत्र बता दिया मैंने आपको। अगर खान पान पे कंट्रोल किया, आप खान पान पे कंट्रोल का बड़ा उल्टा मस होता है। लोग कहते हैं गुरुजी आप डबल बात करते हो, डबल मीनिंग बात करते हो खान पान के में। बोले क्या? एक तरफ तो हमें समझाते हो ये खाओ और ये मत खाओ, दूसरी तरफ कहते हो जो मन करे वो खाओ, तो हम तो कंफ्यूज हैं। जीतेगा कौन? डाइट प्लान कभी नहीं जीतता, ध्यान से, डाइट प्लान कभी नहीं जीतता, हमेशा मन का प्लान जीतता है। मन से प्लान बनाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मेडिटेशन करोगे तो शरीर बात करेगा आपसे कि मुझे ये खाना है और मुझे नहीं, आप अपने आप ही अल्पाहारी बन जाओगे। जो हमारे ऋषि हैं पतंजलि, उन्हें योग के अष्टांग सूत्र बताए, 8 अंग बताए, 8 सूत्र बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। अब प्रत्याहार 5वां भाव है। समझिए बात को, कितनी खूबसूरत बात लिखी। कौन है पतंजलि? पतंजलि वो है जो ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं योग के माध्यम से परमात्मा मिलेगा, मूर्ति के माध्यम से नहीं मिलेगा, मंत्र के माध्यम से नहीं मिलेगा, कर्म कांड के माध्यम से नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं योग के माध्यम से परमात्मा मिलेगा। योग में उन्होंने 8 बता दिए, तो 5वां जब बताया तो प्रत्याहार बताया कि उतना ही आहार लेना है जितना कि शरीर को आवश्यकता है, उससे ना थोड़ा सा कम लेना, ना थोड़ा सा ज्यादा लेना, क्योंकि यही कुपित करेगा प्रकृति को आपकी, यही सारा इम्बैलेंस क्रिएट करेगा आपके साथ। अब 5वां जब हम प्रत्याहार की, प्राणायाम तो सबको समझ में आ जाता है, 4th हाउस से प्राणायाम, क्योंकि श्वास का सारा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम 4th हाउस से हम देखते हैं, हार्ट भी हम 4थे भाव से देखते हैं, 5वें भाव से हम प्रत्याहार देखते हैं। एक तरह से उपवास, एक तरह से उपवास। गाना सुना ना, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। कब भूख नहीं लगती, कब नींद नहीं आती, और फिर भी मन खुश है। मैं पागल आ गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लोग कहते हैं इसको प्यार हो गया, लोग कहते हैं प्यार हो गया। क्यों? बोला काम पे मन नहीं लगता, कहीं पर काम में पट्टे का मन नहीं लगता। कौन से काम में मन नहीं लगता?
जो भी वो काम जो कर रहा है, जिसको वो प्यार नहीं करता, उस काम में उसका बिल्कुल मन हट जाएगा। ध्यान में क्या रहेगा? अपनी प्रेमिका। प्रेमिका को ध्यान में रहेगा प्रेमी, और इस काम के अलावा उसको कुछ याद नहीं रहेगा। एक्चुअली में वो याद करना भी नहीं चाहता किसी दूसरी चीज को, वो नहीं चाहता, वो प्रेम में डूबा रहना चाहता है। सामने वाला कहता है खाना खा ले, हाँ हाँ खा लूंगा, खा। एक्चुअली में भूख ही नहीं लग रही है पट्टे को। ऑटोमेटिक उपवास। लड़ लो, तेरी शादी उससे नहीं करेंगे, वो कहेगा जाओ मैं खाना नहीं खाता, वो 3 दिन तक बिना खाए बैठा रहेगा पट्टा, नहीं खाएगा। वैसे कह दो भाई जो 16 घंटे का उपवास कर ले, वो कहेगा अच्छा ऐसे कैसे कर ले, मरना है क्या? प्रेम में वो 3 दिन भी नहीं खाएगा तो भी एकदम तंदुरुस्त मिलेगा, लड़ने की जान उतनी मिलेगी जितने पहले दिन लड़ रहा था। मेरे पास बड़े किस्से आते ना, अजी छोकरा रुस गया, छोकरी रुस गई, 2 दिन से खाना नहीं खा रहे, 3 दिन से आचार्य जी थोड़ा आप बात करो, आपकी बात सुनते हैं मानते हैं। अरे मैंने कहा ये पगला गए, अब नहीं मानेंगे मेरी। वो बात दूसरी थी, जब आते थे मेरे पाँव छूते थे, अब मैं नहीं सुनेगा। तो मेरी सुनवानी है तो मेरे को इन्हीं के तरीके से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी नहीं सुनेगी। कहने का मतलब आप देखिए, एक बड़े अमीर खानदान की बेटी 5 दिन तक कुछ नहीं खाया पट्टी ने, जब किसी से मैरिज करनी थी, 5 दिन तक बिना खाए पिए। आप ये देखिए, ये क्या है? पंचम भाव प्राकृतिक रूप से प्रत्याहार है। पंचम भाव में पतंजलि ऋषि समझा रहे हैं कि उतना ही खाना है जितना आपके शरीर को जरूरत है, और वो खाना है जो मन को अच्छा लगे। दो बातें कही उन्होंने, कम खाना है पर वो खाना है जो मन को अच्छा लगे। बस जैन जो धर्म के जो साधु संत हैं वो भी इस परंपरा को निभाते हैं, बस एक ही गड़बड़ करते हैं, वो मन वाली बात को मार देते हैं। क्योंकि उनका नियम है, एक बार भोजन करते हैं 5 बजे से पहले पहले करते हैं, और किसी भी के घर में भी जा करके वो जाते हैं, तो वहां जो उनको मिल जाता है वो खा लेते हैं, और वो उनके 3 अंगुल का हिसाब किताब होता है, जितना हाथ में आता है उतना खाते हैं, और उससे ज्यादा नहीं खाते। ठीक है, ये डाइट को मापने की एक अच्छी जगह, पर मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरा मानना है खाओ, दबके खाने से कुछ नहीं होता, बशर्ते मन की चीज खाओ। अगर गोलगप्पे खाने का मन है तो 20 खा जाओ, कोई परवाह नहीं, टेंशन मत लो। शुक्र जागृत हो जाएगा। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र की फिलॉसफी है, जो खाने का बहुत ज्यादा मन करे ना उसको बार बार खाओ, एक समय ऐसा आएगा मन खाने को करेगा ही नहीं। ये शुक्र की फिलॉसफी है कि इतना खिला दो, इतना मीठा खिला दो पट्टे को, दोबारा मीठे की तरफ भागे ही नहीं। ये शुक्र ग्रह की फिलॉसफी है। यही तो चक्कर है, हमारी शादियां बिगड़ती क्यों है? इसीलिए तो बिगड़ती है क्योंकि पत्नी तो शुक्र है, और शादी होते पत्नी 24 घंटे अवेलेबल है। अब 24 घंटे अवेलेबल है तो वो शुक्र है। अब शुक्र क्या करेगा? वो एक समय के बाद दूर भागता है, क्योंकि शुक्र की फिलॉसफी है ये। शुक्र की फिलॉसफी है, जब तक शादी नहीं हुई तो 3 दिन में एक बार मिलते थे, 10 दिन में एक बार मिलते थे। शुक्र की रुकावट थी, अब शादी होगी, शुक्र की रुकावट खत्म हो गई, तो अब मन दौड़ेगा उल्टा, रिवर्स भागता है। शुक्र रिवर्स काम कर देता उल्टा, कि अच्छा अब इतना दे इतना दे इतना दे इसको कि ये भाग ले, खड़ा हो जाए, मैदान छोड़ के भाग जाए। तो फिर बंदा मैदान छोड़ के भाग जाता है। फिर उसको अचानक से काम याद आने लग जाते हैं, ऑफिस याद आने लग जाता है, ऑफिस की फाइलें याद आने लग जाती हैं, उसको कैरियर याद आने लग जाता है, सब कुछ याद आ जाता है। और शुरू शुरू में उसको ना ऑफिस याद आता ना कैरियर याद आता, क्योंकि शुक्र का अट्रैक्शन होता है। 7 धातुएं हैं, 7 धातु में 7वीं धातु ही शुक्र है, उसी में सर्जन क्षमता है, वही है सारी, वही ओज तेज बनाने वाली धातु है। आगे भी बताएंगे उसके विषय में। कहने का मतलब यहाँ है कि असली सच्चाई जो छिपी हुई है वो यहाँ छिपी हुई है। वो कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर प्रेम का समझ जाओ। कोशिश करो, आप किन किन लोगों से ईर्ष्या करते हो, आपको किन किन लोगों से गुस्सा आता है, उनकी लिस्ट बनाओ, बाकायदा लिखो। यार मुझे इसकी सूरत अच्छी नहीं लगती, यार ये आदमी मुझे बहुत तंग करता है, यार ये तो सपने में भी आ जाए मैं जाग जाता हूँ। ऐसे आदमियों की लिस्ट बनाओ, मेडिटेशन के माध्यम से उनको दिमाग से निकालो। ऐसे खा के भाग गया, नहीं निकल रहा दिमाग से, पहले उसे ही निकालो। वो सबसे बड़ा वायरस, वो सबसे बड़ा बीमारी का बैक्टीरिया है, उसे बैक्टीरिया समझ के निकालो।
है। अब इसका कोई चूर्ण तो नहीं बना, शुद्धि चूर्ण की मैं कहूँ रात को खा लो सुबह निकाल दोगे, निकालना तो आपको पड़ेगा। यही बीमारी है, यही आपकी प्रकृति को। आपका एक नियम कहता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। हम तो 40 साल में बूढ़े हो रहे हैं। कौन कहता है मर्द और घोड़ा बूढ़ा नहीं होता? इसका मतलब हम ये 20 साल से, पिछले 20 सालों से कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में खुशी देखी होगी, जिस व्यक्ति ने जिंदगी में तरक्की उन्नति देखी होगी, जिसको जिंदगी में प्रेम मिला होगा, वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं। मुद्दा नहीं है कि आप क्या खा रहे हो, जरूरी नहीं है कि काले चने चापोगे जब भी जवान होगे, जब भी घोड़े बनोगे, कोई मतलब नहीं है। ये दवाइयां तो सिर्फ आपको मानसिक रूप से संतुष्ट करती है। असली दवाई जो है, आप रूखी सूखी रोटी खाओगे तो भी आपके अंदर हर तत्व की कमी पूरी करने की ताकत एक केवल रोटी रखती है। चावल मान लो यार, रोटी नहीं तो चलो चावल लगा, कुछ भी तो खा लो आप। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पचना चाहिए। आप पचाते कितना अच्छा, सारा खेल पचाने पे। पंचम, फिर से, जितना पंचम अच्छा होगा उतना रोग से मुक्त होंगे। भक्त जो होता है ना, वो भी प्रेमी होता है। जब आप भक्ति में चले जाते हो ना, तो आप कई बार आप ऐसे लोगों को देखे जो ना नया नया ज्वाइन करा कोई कीर्तन सत्संग, लेडीज वाला नहीं, गुरु वाला। लेडीज में तो फिर 2 गीत गाएंगी, तीसरे में बुराई कर लेंगी, चौथे में फिर गीत गाएंगी, 5वें बुराई कर लेंगी, सास ससुर सब निपटा के आएंगी, तो वो एक अलग किस्सा। पर हमने उसकी बात कर रहा हूँ जब रियल में इंसान ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे आप मान लीजिए रवि रविशंकर जी के पास गए, आपने वहां सुदर्शन क्रिया सीख ली। आप बाबा रामदेव के पास चले गए, वहां आपने योग सीख लिया। आप किसी और बाबा जी के पास चले गए, आपने कोई मेडिटेशन सीख लिया, और आपने डिसाइड करा कि अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। आप देखेंगे कि आप में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही मेंटल पीस देखने को। क्यों? क्योंकि पंचम एक्टिवेट कर लिया, भक्ति को एक्टिवेट कर लिया आप। जब आपका मन भगवान में लग जाता है, जब आपका मन प्रेमी में लग जाता है, तो दोनों की सेम स्थिति है। प्रेम में डूबे हुए प्रेमी की और भक्ति में डूबा हुआ भक्त की, दोनों सेम सिचुएशन पे, बिल्कुल सेम तरातल पे खड़े हुए हैं दोनों लोग। उनमें कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं। कमाल की बात तो ये है, दोनों का सेम एसेंस है, और दोनों में ही बीमारी को भगाने की ताकत है। दोनों में प्रेम को भगाने की ताकत है। प्रेमिका शादी से पहले प्रेमी की बीड़ी सिगरेट दारू सब कुछ छुड़ा सकती है। शादी के बाद तो बस तौलिया भी सही जगह कहाँ सुखाना ये भी नहीं सिखा सकती। क्या करें, नहीं पॉसिबल है। प्रेम खत्म हो गया ना, प्रेम का मामला नहीं बचा ना। प्रेम की डोर पकड़ के खड़ा हुआ प्रेमी कुछ भी मनवा लो सब कुछ मान जाएगा, शीर्षासन कर देगा। तो प्रेम में कितनी गदबद शक्ति है। तो साहब ये रोग को भी शीर्षासन करा सकता है पांचवा भाव, और तो कोई संसार में हमारे पास होप ही नहीं है। पांचवा भाव ही ऐसा भाव है जिसके कारण आप जिंदा हो। इस संसार में जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा खड़ा है आपके सामने जिससे आप प्यार करते हो, आप मरने का नाम नहीं लोगे। आप मरने का नाम जब ही लोगे जब आप उस लिस्ट में से एक को भी नहीं पाओगे। कोई आप कहोगे भाई अब तो चल देना चाहिए, भाई अब तो समय हो गया, भाई अब तो चल दो। है बेटा, बहू भी निकम्मे निकल आए, पड़ोसी तो था ही निकम्मा, दोस्त अपने चक्कर में लग गया, भाई किसी काम की जिंदगी नहीं, अब निकल लो, अब तो चल दो यहाँ से, अब तो कोई फायदा नहीं बचा। अदरवाइज वो 80 साल का भी हो जाएगा, कहेगा नहीं नहीं नहीं, एक पोते की शादी तो कर ही लूं, है ना, ये दूसरे नंबर का और रह गया, ये बेचारा बुरा मान जाएगा, है ये मेरे को गाली निकालेगा, थोड़ा और चल दो, डॉक्टर साहब बस इस बार बचा ले, बाकी तो सुलट लो, है ना। तो कैसे ये सब चीजें हमारे को, क्योंकि उसका बूढ़े का आदमी का मन 4-5 आदमी में पड़ा है, उसको लगता है कोई तेरी बात सुन रहा है, और सुन रहे हैं ऐसे बुजुर्ग आदमी की बात, ये ध्यान रखना। ऐसे कि या तो उसका पागल हो जाए दिमाग से, देखो ये भी खुशकिस्मती है, बुढ़ापे में पागल हो गए फिर तो टेंशन फ्री, लंबी उम्र जियोगे,
फिर पता नहीं चलना कुछ, कौन पट्टा गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो टेंशन फ्री हो जाओगे, तो भी उम्र बढ़ जाएगी। जब आप पहचानना भूल गए, ये तो और भी किस्मत की बात है। बस फिर तो जिन जिन से आपका पंगा होता है उनको पहचानने से भूल जाते हैं आप, तो फिर तो वैसी लंबी आयु चलना है। फिर तो लोग ही तरसते रहेंगे, बुढ़ा कब जाएगा, अरे देख लो जा ही नहीं रहा है, 85 साल का हो गया, क्या मतलब, 40-40 साल के जा रहे हैं, पट्टा देख ले अभी भी घूम ही रहा है। अरे बाबा कब जाओगे, अरे भैया कहाँ जाना था, हमें तो पता ही नहीं कहाँ की टिकट ली थी हमने। कहने का तात्पर्य ये है, जिंदगी का संबंध हमारे प्रेम से, हमारे प्रत्याहार से, हमारे खान पान से, हमारे मन के साथ जुड़ा है। हम इसके साथ कुठाराघात ना करें तो हम रोगों से मुक्ति सहजता से पा लेंगे। शोनी जी। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, अभी जैसे हम लोग 5th हाउस की बात कर रहे हैं, 5th हाउस में नॉर्मली चंद्रमा अच्छा रहता है, एक बार शायद आपने जिक्र किया था। अश्वनी जी, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। आज मैंने आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन में भी समझाया, कोई ऐसा दुनिया का योग नहीं है ज्योतिष के अंदर जो 100% नेगेटिव हो, ऐसा कोई बहुत बढ़िया राजयोग नहीं है जो 100% पॉजिटिव। हर चीज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं। हमारे ऊपर है कि ये सूत्र याद रखना, अति सर्वत्र वर्जित। आवश्यकता से अधिक शरीफ होना भी गलत है और आवश्यकता से अधिक बदमाश होना भी गलत है। दोनों ही प्रकृति हमारे लिए नुकसानदेह है। मुद्दा ये नहीं कि चंद्रमा पंचम में बैठे तो क्या होगा, भाई चंद्रमा शांत है, शीतल है, तो पंचम में प्रेम, अब प्रेम के लिए तो शांति और शीतलता चाहिए। आप अड़के खड़े हो जाओगे, कौन प्रेम करेगा, सीधी सी बात है। अब चंद्रमा तो झूठा ग्रह, वो सीधा कहता है चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो उसको प्रेम जल्दी मिल जाता है। झूठ बोलने वाले को प्रेम जल्दी मिलता है जिंदगी में, ये हमेशा ध्यान रखना। प्रेम पाना तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, तो क्योंकि वो चांद तारे तोड़ लाएगा फटाफट। अब जो अगर लॉजिकल माइंड होगा वो कहेगा साला अगर हाँ कर दी कि लिया तारे तो तू कहाँ से लाएगा, तो फंस जाएगा। तो लॉजिकल आदमी कभी एक्सप्रेसिव नहीं होता, तो अपना एक्सप्रेशन दे ही नहीं सकता। तो जो जिसके पास लॉजिक नहीं होता वो बड़ा एक्सप्रेसिव होता है, उससे जितने मर्जी दड़ंगे मरवा लो, है ना, तो उसकी पत्नी भी सुखी, उसकी प्रेमिका भी सुखी और अड़ोसन पड़ोसन सब सुखी, क्योंकि वो हर एक को खुश करता चलता है, वो किसी से गलत बोलता ही नहीं। हाँ भाभी जी सब्जी लानी है शाम को, हाँ भाभी जी मैं क्या काम आऊंगा, मैं सब्जी ले आऊंगा। फिर कहो हो भाभी जी मैं तो भूल आया। उसके पास बड़ा अच्छा ब्रह्मास्त्र बैठा हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं है। तो अश्वनी जी चंद्रमा को इसलिए अच्छा कहा गया है। और कोई अब मंगल वहां बैठ जाएगा, मंगल करावे दंगल। अब प्रेम के घर में दंगल करने बैठ गया तो कौन रहेगा उसके साथ भाई, कौन टिकेगा उसके साथ, है कोई नहीं टिकेगा। वो कहे ले दंगल करे तो बार बार तो भाग जाएगा वो। दूसरी बात, गुरु भी अच्छा नहीं। अब गुरु लेगा प्रवचन सुनाएगा उसको बैठ करके, अब मेरे जैसे प्रेमी की क्या आवश्यकता, जो लेगा प्रवचन, तो भाई प्रवचन की किसी को जरूरत नहीं है भाई। प्रवचन का नाम ही प्रवचन है, दूसरे पर वचन देना है, अपने ऊपर नहीं करना, है ना, तो ये इसका नाम ही प्रवचन है। तो प्रवचन हर एक को प्रिय नहीं होते, हमेशा कभी कभी होते हैं ये प्रिय, हमेशा नहीं होते। तो गुरु का भी बेचारे का हिसाब किताब कभी कभी चल जाता है, कभी कभी रह जाता है। तो इसलिए गुरु को एक बहुत अच्छा प्रेमी नहीं कहा गया। बुध ग्रह बड़ा चालाक ग्रह, बुध ग्रह जो होता है वो कहता है अच्छा मौका देखो कहाँ पर है ना, हिसाब किताब बनाओ अपना, तो वो मौके की तलाश में रहता है। तो इसीलिए मरकरी इज ए कनिंग प्लैनेट, वो बुध ग्रह पंचम में अच्छा हो जाता है। सूर्य आर पार का गेम खेलता है ना, वो तो राजा भी, वो तो सीधा तलवार रखेगा गर्दन पे, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, हम यहाँ के राजा हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, अगर तुम हाँ करती हो तो शादी होगी, तुम ना करती हो तो भी शादी होगी, हम अब तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे मोहब्बत तो डेट इज द लव स्टोरी ऑफ सन। अब सन की लव स्टोरी ऐसी ही होती है, अब कब तक चलती है, चलती रह जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी वाली बात हो गई तो आपने प्रकृति को समझना है कि पंचम में आके महाराज जी बैठे कौन है। अब शनि बैठ जाएंगे, शनि कहेंगे भाई ऐसा है, ये प्यार का फायदा क्या है, पहले तो ये बताओ, ये मैं ऑफिस इतने बजे से इतने बजे तक जाता हूँ, ये काम में रुकावट है, ये
है ना। तो सबसे पहले है ना ये प्रेमिका का नंबर ही ब्लॉक करो। यही है जो काम नहीं करने दे रही। पिछली बार फेल हुआ था और बस पूछो मत, जूते लगते लगते बचे थे। तो फिर प्रेमिकाओं को ब्लॉक कर देता है ना। तो फिर हम कहते हैं बड़ा सेपरेटिव एटीट्यूड है यार, ये कोई मतलब है, किसी से बना के ही नहीं रखता, है ना। और राहु आ जाएगा, उसने करनी खुराफात है। राहु ने जहां जाना वहीं प्रेमिका बनाते चलना है, तो वो भी कुटने पिटने का काम करवाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके कुल मिलाकर को चंद्रमा बसता है जो सही सलामत निकल आता है, इसलिए उसको कहा था ठीक है। लॉजिक को समझो ज्योतिष के अंदर कि भाई वो क्यों ऐसा है ना। केतु है, केतु एक्सट्रीमिस्ट प्लेनेट है। प्रेमी बनेगा तो इतना गहरा बनेगा कि पूछो मत। वो खून से फिर लिख लिख करके खत भेजेगा, और फिर जब दिल टूट जाएगा तो फिर सूरदास बन जाएगा, है। फिर वो कविताएं गढ़ेगा जंगल में बैठ के, फिर बीवी की तरफ जाके भी नहीं देखेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने ये देखना है कि प्लेनेट वहां पर कर क्या रहा है। राइट। सबसे बड़ी बात देखनी है, अश्वनी जी कौन बैठा है उसको तो जाने दो, पंचमेश कहाँ बैठा है ये देखो। पंचमेश कि वेयर इज योर लव, है ना। पंचम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जाएगा वहां पर ही आपका प्रेम छुपा हुआ है, ध्यान रखना। पंचम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जाएगा वही आपका रियल प्रेम है। बस टॉर्च लेके वही ढूंढो कि कहाँ गड़बड़ है, क्या खो गया है, हमसे क्या छूट गया, क्या खो गया, क्या पाना है, वो ढूंढो। बीमारी से मैं इलाज ऐसा ही करता हूँ। जो लोग सोचते हैं कि ये जो है ना बताएगा चूर्ण बनाने की कला है या जो है च्यवनप्राश बनाने की कला, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा कोर्स में। वैसे मुझे च्यवनप्राश बनाना आता है, ये भी मैं बता दूं, पर बताऊंगा नहीं है? मैं अपना च्यवनप्राश खुद ही बना लेता हूँ। ये किसने हाथ रेज किया है, मैं नाम सर नहीं। गैलेक्सी कौन है ये? मैं अमृता, वो पता नहीं मैं चेंज करती हूँ बार बार वही आ जाता है। अच्छा, अमृता, अमृता। ठीक है, हम बताइए। वो नाम हाँ उस जी पे सर। गैलेक्सी आ रहा था इसलिए मैंने देखा। अच्छा बताइए। सर आपने पंचम का बोला, तो अगर पंचम कहाँ, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, तो सपोज पंचम का 8th हाउस में बैठा है, हाँ तो जी, इसका ये मतलब 8th हाउस में, तो इसका ये मतलब होता है कि हमें इस अकल्ट साइंसेस में और ये बस बस हिडन नॉलेज में इंटरेस्ट है। बस बस इंटरेस्ट नहीं है, घुसना है उसमें। दैट इज योर लव। पंचम भाव का स्वामी जब भी अष्टम में चला जाएगा, सीखना नहीं है, घुसना है, उसको अपनाना है, उसके अंदर घुस जाना है। उसके बगैर गुजारा नहीं है। गीता पढ़ो, जीवन मृत्यु पढ़ो, अकल्टिज्म पढ़ो, मनोविज्ञान पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, है ना, और ओशो को पढ़ो, अरस्तु पढ़ो, गैलीलियो पढ़ो, ये पढ़ो इनको, क्या है क्या नहीं है ना। जैन धर्म को पढ़ो, महावीर को पढ़ो, बुद्ध को पढ़ो, कबीर को पढ़ो, ये सब अष्टम की देन है और यही आपको आनंद देंगे, यही रियल आनंद देंगे आप। जब व्यक्ति अपने आनंद में सरोबार हो जाता है तो वो फिर रोगों से मुक्ति पा लेता है धीरे धीरे धीरे। देखिए 2 पॉइंट बताए मैंने, एक तो अपने भोजन के ऊपर हिसाब किताब कर लो सेट, और मन का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा का संबंध हमारे श्वास से है, जो हम सांस लेते हैं। तो प्राणायाम इज द बेस्ट। प्राणायाम आपके चंद्रमा को अच्छा करता है। हमारा एक कोर्स चल रहा है कुंडलिनी चक्रा का, उसमें मैं ये इसी पे जोर देता रहता हूँ, श्वास पे। जी सर इसमें आप खान पीन के बारे में भी कुछ स्पेसिफिक बताएंगे, जैसे आयुर्वेद, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज गुड, जैसे कि खान पीन के बारे में। अमृता जी देखो, आएगा सब कुछ पर वादा मैं कुछ नहीं करता। आएगा सब कुछ पर वादा कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं जब पढ़ाने निकलता हूँ तो मुझे नहीं पता चलता मैं क्या पढ़ाने आया था और क्या पढ़ा के निकल गया। कभी कभी मेरे साथ ये स्थितियां बहुत बनती है तो मैं वादा नहीं करता, पर हाँ मैं बताऊंगा। पर हाँ, कोई कस्टमाइज डाइट प्लान मैं नहीं बताने वाला किसी को भी। जैसे ये सूत्र समझा दिया कि भाई मन की चीज को खाओ, मन की चीज को लो। बचपन में याद करो कि क्या चीज खा करके आपको बड़ा मजा आता था। तंदूर की रोटी खा के अच्छा लगता था या चूल्हे की रोटी अच्छी लगती थी? अगर तंदूर को मिस कर रहे हो तो तंदूर बना लो, अपना छोटा सा तंदूर बना लो और तंदूर की रोटियां खानी शुरू करो, चाहे हफ्ते में 1 बार खाओ, आप वैसे ठीक होना शुरू हो जाओगे।
हाँ जी। ठीक है ना। तो बस मेरी डाइट ऐसी ही होती है कि इसमें गोलगप्पे भी शामिल है, टिक्की भी शामिल है, छोले भटूरे भी शामिल है। हमारा डाइट प्लान थोड़ा उल्टा चलता है। हाँ जी। पर आपने बेसिकली हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारी बॉडी टाइप कैसी है और हमें हमारे को क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, मतलब अकॉर्डिंग। देखिए देखिए ऐसा है अमृता जी, ये चीज आपको कोर्स में चलते चलते कई बार रिपीट होगी कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। आज भी मैंने वही शुरू किया था कि बॉडी टाइप क्या है, पर मैंने देखा कि कुछ लोग कंफ्यूज थे, वो प्रकृति को बीमारी समझ के बैठे हुए थे। मैंने उससे पहले जो सेशन चलाया था वो मैंने बॉडी टाइप को समझने के लिए जो उनकी पत्री में था, हाँ पर जी। उन्होंने प्रकृति को विकृति समझ लिया। प्रकृति अलग चीज है, विकृति अलग है। इसलिए मैंने बताया कि प्रकृति एक अलग पॉइंट है और उस प्रकृति का कुपित हो जाना एक अलग पॉइंट है। और प्रकृति कुपित कैसे कैसे होती है वो मैंने एक सिस्टमेटिक वे से बताने का प्रयास किया। तो आप लोगों के फीडबैक देने से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं समझ गया कि आप कहीं ना कहीं आपस में कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के। रही बात बॉडी टाइप की, बॉडी टाइप जो है आपको बड़े आराम से पता चलेगी। धीरे 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 इसको चर्चा को जारी रहेगा। हमने यही सब क्रियाएं कर रही है और करना क्या हमने, हाँ जी। प्रकृति चेक होनी और क्या होगा चेक है। देखो कुछ तो आप लक्षणों के आधार पे पकड़ लोगे, है ना। मान लीजिए आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको किसी दूसरे का इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होता, दूसरे का इनडिसिप्लिन, तो सीधी सी बात आप में पित्त प्रकृति है। आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, आप में बात प्रकृति है। सिंपल सी बात है, आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आप इतनी बार चर्चाएं चलेंगी, आपको धीरे 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 समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए अगर हम एक चीज को पकड़े बैठ गए तो उसमें क्या होगा कि 40 लोगों में से 30 को समझ में आया, 10 को नहीं आएगा, या उल्टा भी हो जाए, 10 को आएगा 30 को नहीं आएगा। पर हम कोर्स को चलने देंगे, उससे क्या होगा धीरे 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 कुछ, कभी कोई पॉइंट किसी क्लास में क्लियर होगा, कभी कोई किसी में होगा, कोई किसी में क्लियर, कुल मिलाकर के वो चीज कहीं ना कहीं सेट बैठ, है ना। नहीं होगा तो हम एक वर्कशॉप का रखेंगे, आप टेंशन मत पालो। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं। मेरी क्लास में टेंशन नहीं पालना है ना। अभी क्या समझाया, प्रेम को ढूंढना है बस, है ना। झगड़ा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है तो पहला लिस्ट में से नाम मेरा काट दो कि पंडित जी पे गुस्सा आ रहा है, तो ठीक है इसको काटो, यहाँ से उड़ाओ, है ना। बस मैं आराम से सब आ जाएगा। नहीं तो ब्लूटूथ लगा करके मैं ज्ञान दे दूंगा, बिल्कुल ट्रांसफर कर दूंगा, आप टेंशन मत पालो। ठीक है, चलिए सर। सर फिफ्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो और 12th में हो तो वहां पे 11th तो बड़ा मुश्किल लग रहा है सर, वहां लाभ बने किस चीज का लाभ? बहुत अच्छी बात आपने करी है। ये सोच का भाव है प्रताप जी, 11वां भाव। 11वां भाव वास्तव में कुछ भी नहीं है। 11वां तो जस्ट एक हमारा विचार है, 11वां तो एक हमारी सोच है, एक प्रकार से हमारी सोच का एक्सटेंशन है। हमारी सोच की एक्सटेंशन क्या है? लाभ हम किसे कह रहे हैं? लाभ हमें कहते हैं, अच्छा यार ये 2 रुपए का पेन है, मार्केट में 4 रुपए का बिक रहा है, पर 2 रुपए कमा के कब तक धंधा करूंगा, नहीं मजा नहीं आ रहा, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन कर दूं, क्या 10 रुपए का बिक सकता है? एक विचार चल रहा है ये उसके दिमाग में कि अगर मैं कुछ ऐसा इसमें और जोड़ दूं जो ये मेरी चीज 10 रुपए की बिकेगी, क्योंकि मेरा कम से कम मेरा बिलिंग तो बढ़े। अगर मैं 20% कमाता हूं तो मैं जब 4 रुपए पे था तो मैं तो उस समय 80 पैसा कमा रहा हूँ, और 10 रुपए पे जब मैं 20% कमाऊंगा तो 2 रुपए कमाऊंगा, तो 1 रुपए 20 पैसे का शुद्ध लाभ होगा। दैट इज अ थॉट ऑफ गेन। इसका कोई मतलब नहीं कि आप रुपयों की बात करें, इसका मतलब है जीवन के प्रत्येक पक्ष को आप कैसे देखते हैं, आप उसमें क्या वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। जो भी चीज आपके हाथ में आएगी प्रताप जी, पहला थॉट आएगा कि मैं इसमें
वैल्यू एडिशन क्या कर सकता हूं कि मैं इसको और कीमती कैसे बना सकता हूं। जैसे मान लो आप नोट्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं यार ये तो गुरुजी के नोट्स हैं, गुरुजी ने जो बोला, मैं 2 किताब और पढ़ के 4 बात अगर उसमें और लिख दूं तो ये वैल्यू एडिशन हो जाएगा इसका, तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? बाकी स्टूडेंट्स ये देखेंगे भाई 70 to 80% तो गुरुजी का है, पर 20% बंदे ने रूपांतरण भी कर रखा है, तो वो कुछ और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जो हो सकता है गुरुजी से छूट गया वो मैं डाल दूं। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू एडिशन। ये लाइफ के प्रत्येक पक्ष से हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि बात पैसे की चल रही है। क्या आपको पेंटिंग बनाने को दे दो, कोई काम करने को दे दो, पहला ख्याल आएगा कि व्हाट इज द वैल्यू एडिशन, मैं क्या कर सकता हूं। इट इज ए मैटर ऑफ ओनली थॉट। ये इसका उससे कोई लेना देना नहीं, और इसी थॉट को आगे ले जाना है कि जो हमारे पास आ गया उसका वैल्यू एडिशन कैसे। ये बहुत अच्छी बात है। पंचम का लॉर्ड 11वें में बैठ जाए तो किस्मत की बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई पत्नी मिली तो आप उसमें वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो, उसको कितना आगे आप बढ़ा सकते हो कि भी वो भी कहेगी देखो कितना बढ़िया पुरुष मिला है, कि मैं जब से इसके पास आई हूँ मेरे को तरक्की के रास्ते पे आगे ले गया। तो ये भी एक वैल्यू एडिशन। आपके भगवान ने बच्चा दिया, आपने बच्चे के ऊपर संकल्प किया भाई मैं तो इसको पढ़ाऊंगा, तो ये दैट इज आल्सो वैल्यू एडिशन। आपको जो चीज जिंदगी में मिल रही है आप उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, दैट इज अ थॉट प्रोसेस। वही 11वां है। अगर ये काम छोड़ दिया तो पंचम खराब, सिंपल सी बात। यही करना हमने, वैल्यू एडिशन नहीं छोड़ना। तो सिंपल। थैंक यू सर। एक मेरा क्वेश्चन था। कौन बोल रहे हैं? राहुल बोल रहा था गुरुजी। हाँ राहुल जी। गुरुजी अगर लग्नेश जो है वो पंचम में आ जाए और लेकिन पाप ग्रह हो। नहीं, लग्नेश पंचम में आना एक अलग चीज है, उसका तो आज अपना कोई चक्कर ही नहीं है। आप ये देखो पंचमेश कहाँ गया है? पंचमेश स्वग्रही है, उसी में ही बैठा है। अरे वाह, गजब हो गया तो है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कौन सा लगन? सूर्य है लेकिन। नहीं सूर्य है लगन तो मेष बात है, मेष लगन हो गया ना। मेष लगन है तो मंगल भी पांचवें हाउस में है और तो सूर्य सूर्य भी स्वग्रही हो गया। हाँ जी। हाँ तो बहुत बढ़िया बात है। आपने ये देखना है कि पंचमेश कहाँ गया, तो आपने देखना है कि भाई ये तो यहीं बैठा है पटा, ये तो यहीं बैठा है सूर्य, तो ये कहीं नहीं गया। तो इसका तात्पर्य होता है कि प्रेम जो है हमें यहीं चाहिए, इसी समय चाहिए, अभी चाहिए। अब प्रेम में बाधा कौन? अभी बताया था मंगल। मंगल प्रेम की बाधा है ना, कि मंगल करावे दंगल, जिससे करे हम प्रेम उसी से करे दंगल। तो ये मंगल को जो है मना के रखना पड़ेगा। भगवान शिव को मनाइए, है ना। पित्त प्रकृति देते हैं ये शिव, सूर्य और मंगल एक साथ आ गए तो पित्त, इट क्रिएट्स द पित्त, ये पित्त प्रभाव को बढ़ा देते हैं, एग्रीवेट कर देते हैं। कहाँ पर एग्रीवेट करे? पंचम भाव को एग्रीवेट कर। पंचम इज प्रेम, प्रेम में पित्त बढ़ जाएगा, है ना। प्रेम में पित्त बढ़ना पे ठीक नहीं होता। गुरुजी संजना। हाँ संजना जी। गुरुजी जैसे आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि पित्त के और वात के, सो अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स लगते हैं खुद में, लाइक जैसे अभी आपने बताया। देखिए एक चीज ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं, ये भी चलो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। हम देखते हैं विच पर्सनैलिटी इज डोमिनेटिंग। अगर कोई कहता है मेरे अंदर वात नहीं है तो बहुत गलत बात है। वात हमें चाहिए, पित्त हमें चाहिए, कफ हमें चाहिए, तीनों हमें चाहिए। हम तो जन्म पत्री में देख रहे हैं कि हु इज डोमिनेटिंग, कौन डोमिनेट कर रहा है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं भाई, ज्यादा नहीं देख रहे। अब जो मान लो कमजोर रह गया वो भी कुपित हो गया, वो भी कुपित हो गया। हमें तो बैलेंस चाहिए, हमें तो 33 चाहिए। 33% वात, 33% कफ, 33% पित्त चाहिए। हमें तीनों बैलेंस चाहिए, जभी तो तीनों काम करेंगे।
परंतु जी 60% तो पित्त आ गया जी, और 20% जो है कफ आ गया जी, और 20% वो बात रह गया जी। मर गए भाई, 60% आ गया। अब कौन कुपित हुआ? जो 60% है वो कुपित हो गया। समझ रहे बात को? जो डोमिनेट कर रहा है, जो डोमिनेट कर रहा है वो बीमारी लेके आएगा। जो न्यून हो गया वो बीमारी लेके आएगा, जो अधिक हो गया वो बीमारी लेके आएगा। सिंपल सा फंडामेंटल रूल है भाई। आपकी कुंडली में आपने कहा कि मंगल शनि 2 बैठ गए, मंगल पित्त देगा, शनि वात देगा। अब हमने तो ये देखना है कि शनि ज्यादा पहलवान है कि मंगल पहलवान है पहले भाव में। अगर इस निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पित्त ज्यादा पहलवान है कि वात ज्यादा पहलवान है। और ये मत सोच लेना कि हमें नहीं चाहिए, हमें तीनों चाहिए भाई। क्यों नहीं चाहिए? अरे बिना वात के ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, बिना वायु के ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? बिना वायु के कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा भाई। हमें कुपित को ढूंढना है। कुपित का मतलब जो 33% से ज्यादा हो गया, 33% से कम हो गया, हम उस कल्प्रिट को ढूंढ रहे हैं। अब अगर आपका कन्या लगन है तो आपके लिए शनि जो है लगन पे आ गया, पर यहाँ पर मंगल महापापक हो गया, तो ये पित्त दे रहा है। पर पित्त कब देगा? शनि बलवान होगा कि नहीं होगा? तो शनि यहाँ बलवान नहीं होगा लगन में, यहाँ मंगल ऑटोमेटिक बलवान हो जाएगा। मंगल बलवान होगा तो पित्त देगा। पर पित्त कितना पित्त देगा? पित्त के साथ वायु है, पित्त के साथ वायु है। पित्त के साथ वायु होना अच्छी बात है। वो जब भी फायर डाउन होगी फायर बढ़ा देगा, फायर डाउन होगी फायर बढ़ा देगा। व्यक्ति किसी चीज के प्रति कॉन्शियस हो ना हो, अपनी एज या अपनी खूबसूरती के प्रति संवेदनशील, ये पित्त और वात का गुण है। पित्त उसको चिंता ही 2 सताती है, अपनी एज और अपनी ब्यूटी, और उसकी चिंता नहीं है इतनी ज्यादा जितनी वो उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है। क्योंकि अग्नि है, अग्नि, अब अग्नि है तो वो पापक अग्नि है, क्योंकि मंगल पापक ग्रह है यहाँ पर कन्या लगन में। अब पापक अग्नि है तो ऊपर नीचे होती रहेगी, वो हमेशा एक जैसी थोड़ी रहेगी। पर बात यहाँ पर आकर के बैलेंस बात है ना, वो करता रहेगा कुछ ना कुछ वो अग्नि को, डाइजेस्टिव फायर को ठीक करेगा। तो डाइजेशन को ठीक करने का प्रयास करता रहेगा। जरा सा भी गड़बड़ होगा वो डाइजेशन के पीछे घुस जाएगा, डाइजेशन को सुधारने में लग जाएगा, और सुधारेगा तो बिल्कुल सीधी सी बात है वो सारे फिर उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिंपल, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं व्हाट इज अनबैलेंस। हम ये नहीं ढूंढ रहे कि भाई कौन कम हो गया कौन, ये तो हम तो बहाना है सिर्फ। हमें तो जो भी कम है आवश्यकता से अधिक वो भी हमारे लिए रोक देगा, जो भी ज्यादा है वो भी रोक देगा। मान लीजिए कफ ज्यादा हो गया आपके, गुरु और शुक्र दोनों लगन पे बैठ गए, चलो तीसरा बिठा दो, चंद्रमा भी बिठा दो, तीनों कफ कारक हो गए, तीनों लगन पे बैठ गए। हु विल डोमिनेट? 100% कफ विल डोमिनेट। क्या ये अच्छी बात हुई? बिल्कुल अच्छी बात हुई। कफ क्यों डोमिनेट कर गया भाई? कफ डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? कफ माने ठंड, ठंड अगर डोमिनेट करेगी तो बेचारी अग्नि डाउन पड़ जाएगी, अग्नि मंदाग्नि पड़ जाएगी। अब अग्नि अगर मंदाग्नि पड़ेगी मतलब मंद हो जाएगी, तो भाई उसके खाने को कौन पचाएगा? खाना नहीं पचेगा तो मोटापा तो आएगा ही आएगा। उसका वाटर कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि कफ है तो पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो फिर वो किडनी को ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक ना एक दिन किडनी बोल जाएगी, यूरेटर की प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखा, हमने कहा 3 शुभ ग्रह तीनों बैठ गए, चंद्रमा भी बैठ गया, गुरु भी बैठ गया, शुक्र भी, वाह जी वाह, एक भी ग्रह अशुभ नहीं है। आयुर्वेद इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता है, वो कहता होगा वैसा कमीर्ति, पर ये क्या मतलब है? यहाँ तो कफ बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब उसको बैलेंस करने के लिए पित्त चाहिए हमें, या तो पित्त हो, यहाँ कहीं से ढूंढ के लाओ मंगल को, सूर्य सारे को पकड़ के लेके आओ। अगर सूर्य मंगल है तो वो तो फिर भी कुछ फायर फुयर पैदा करके चलो काम चला देंगे। तो आयुर्वेद में प्रकृति का मतलब है जो प्रकृति कम हो गई या ज्यादा हो गई उसको पकड़, सीधी बात। जो ज्यादा हो जाएगी वो लक्षण बाहर दिखाएगी, जो कम आएगी वो अपनी फंक्शनिंग को कम कर देगी, वो ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं करेगा, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। बस सो सिंपल।
आयुर्वेद को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड विषय नहीं, और इसको आसान बनाओगे तो इससे ज्यादा आसान विषय नहीं। ठीक है जी, थैंक यू।